गौरव जी का सवाल है मारुति के बारे में, आपका नज़रिया क्या है? आज सब लोग वही बस व्यू पूछ ले रहे हैं। आप ये खुद भी तो बताइए ना कि आप किस लिहाज से देख रहे हैं? आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। खरीद रखा है, बेच रखा है, क्या किया है आपने? अपने सवाल को थोड़ा-सा विस्तार दीजिए तो फिर आपको अपने मतलब के लिए जवाब मिलेगा, नहीं तो फिर एक जेनेरिक व्यू मिलेगा, उसका फ़ायदा सब लोग उठाएँगे लेकिन अ, आपका मतलब कितना पूरा होगा उसमें थोड़ा-सा एक शक-शुबा रह जाता है। अच्छा, फिलहाल मारुति कैसा लग रहा है आपको? मारुति मुझे एक फ्लैटिश रेंज में लग रहा है, टाइम करेक्शन ज़्यादा है इसका। तो 10,000 एंड 10,800 यही रेंज है इसका, या 11,000 कर लीजिए, ये रेंज है। ये रेंज से जिधर भी निकलेगा उधर में हो सकता है ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दे। 1000 नहीं तो जी, 500 पॉइंट का मूवमेंट तो कम से कम दे दे। मतलब 11,000 पार हुआ तो 12,000, अगर 10,000 टूटा तो 9,000। 9,500 फिर 9,000, ये 2 रहे। ओके, तो फिलहाल अभी मारुति में एक कंसोलिडेशन थोड़ा-सा चल रहा है और इस कंसोलिडेशन के बाद किधर की चाल बनती है वो देखना पड़ेगा। आज की तारीख में इस रेंज के लगभग नीचे के लेवल पे है, तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ करना हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ा तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। और इन सब में ये ट्रेडिंग के लिए ही है कि जो ऑसिलेशन ट्रेड करना चाहता है वो 10,000 से 10,000 के 800 के रेंज में ऑसिलेशन ट्रेड कर सकता है। जी। नहीं तो उसके लिए बेहतर स्थिति क्या है कि अभी 10,400 के पास है, वहाँ पे एक पोज़ीशन बनाएँ और उसमें स्टॉप लॉस रख लें 10,000 का, या अगर मतलब 10,000 अ, इसको ट्रेड करना किस तरह से है? क्योंकि 10,000 टूटा तो फिर वो तो दूसरी चाल हो गई बेचने वाली। क्या 10,000 के ऊपर जब तक है तब तक क्या खरीदने वाली कोई ट्रेड हो सकती है? देखिए, ट्रेड तो जो ट्रेडर होता है वो अपने हिसाब से कर सकता है कि 10,000 से 10,800 के रेंज में लोअर रेंज पे आए तो खरीद सकता है। 10,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर जाए तो बेच सकता है। 11,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। तरीका ऑसिलेशन ट्रेड का ये होता है। लेकिन ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं लगता है मुझे, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं। कंसोलिडेशन में ट्रेड करके ना कुछ ज़्यादा पैसा बनता है और फ्रस्ट्रेशन होती है टाइम वेस्ट, बिकॉज़ आपको वो ₹500 कमाने के लिए भी आपको हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लग सकते हैं। जी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कह रहा है? एक तो इसमें थोड़ा उल्टा मेहराब जैसा कुछ बना और उसके बाद आगे उस पिछले 2017 वाले टॉप को पार करके फिर आगे एक नई चाल बनती हुई दिख रही है। लेकिन वो चाल बनी उसके बाद फिर तुरंत ये कंसोलिडेशन आ गया। क्या इस कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से आगे कोई बड़ी चाल दे सकता है? क्या फंडामेंटल स्ट्रेंथ वैसी नज़र आती है? फंडामेंटल स्ट्रेंथ पूरे ऑटो सेक्टर में है। तो पूरा ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं अगले 2 साल के हिसाब से। तो इन सब में आगे और भी चाल आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इस लेवल पे खरीदने के बाद हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अगर ये सब नीचे स्टॉक मिलते हैं तो खरीद के रखने वाले पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये सब। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं। आने वाले समय में इन सब फायदा करेंगे। इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसका सिक्लिकल बेनिफिट इनको मिलेगा। तो 2-3 साल के स्टैंड पॉइंट से ये सब और भी अच्छे करेंगे, शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेंगे। जी। और एक जो ओवरहैंग इसके ऊपर रहता है मारुति के ऊपर, कि भई अभी तक अपना ईवी मार्केट में अपने को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, अपनी प्रेज़ेंस नहीं बना पाए, पीछे रह जा रहे हैं। ये ओवरहैंग कितना रखना चाहिए अपने दिमाग में, या जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा ईवी का तब तक ये भी तैयार हो जाएँगे? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, बाय द फैग एंड ऑफ 24 या 25 से ये ईवी लेके आ रहे हैं। मारुति का जो फिलॉसफी है वो अलग है। मारुति की जो फिलॉसफी है वो मास मार्केट को एड्रेस करते हैं। तो वो ईवी वैसे सेगमेंट में टच नहीं करना चाहते जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी होती है। जिसमें कुछ सेलेक्ट लोग ईवी खरीदें या मेंटेन करें। मारुति को हमेशा मास मार्केट की आदत है, तो वो ईवी बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे। वो लेट भी आएँगे तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बाकियों से पहले कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि वो मास मार्केट ईवी कार बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत प्रीमियम ईवी में पहले जाएँगे। तो ये आएँगे, मेरा जैसा मैंने पढ़ा है शायद ये 25 से
ईवी इनकी भी बाज़ार में आ जाएगी, पीछे नहीं रहेंगे। पहले इन्होंने नहीं शुरू किया था इसलिए नहीं शुरू किया था बिकॉज़ ये असेस कर रहे थे मार्केट को। अगर मुझे भार्गव साहब की बात याद है तो उन्होंने यही बोला था कि उन्होंने पहले असेस कर रहे थे मार्केट को और जब इनको समझ में आ गया कि हाँ, ये मास मार्केट प्रोपोज़िशन बनेगा 25 से उसके बाद, तो उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी। अच्छा आप मास मार्केट की बात कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पहले की बात हो गई। आज की तारीख में मारुति के लिए भी ऑल्टो के जो है वो उनका टॉप सेलिंग ब्रांड नहीं है। अब वो उनके टॉप सेलिंग ब्रांड्स दूसरे हो गए हैं जो प्रीमियम नहीं भी तो कम से कम मिड सेगमेंट में आते हैं। हुँ, ठीक है ना, पहले टॉप सेलिंग क्या होता था? बजाज स्कूटर, उसके ऊपर में टॉप सेलिंग क्या आया? बाइक्स। जब पहले बाइक प्रीमियम कैटेगरी होते थे, पिताजी से कोई माँगे बाइक तो उसको स्कूटर मिलता था और जो स्कूटर माँगे उसको सेकंड हैंड स्कूटर मिलता था। तो जैसे-जैसे आपके पॉकेट का स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो स्कूटर वाले बाइक में आए, बाइक वाले कार में आए, अब जो हो गया ऑल्टो गया मारुति 800 गई, ऑल्टो आया, ज़ेन आई, अब वो सब गया, अब हैचबैक भी प्रीमियम हैचबैक ही चलने वाला है बिकॉज़ लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना। पहले जाते थे 3 लाख में कार लेके चले आते थे, ऑल्टो लेके चले आते थे। आज की तारीख में छोटा कार कोई लेने जाता है तो 4-5 लाख तो ऐसे ही दे के आता है। तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ अपग्रेड होता जाएगा। गाँव वाले शहर में, शहर वाले नगर में, नगर वाले पता नहीं विदेश में। इस तरह से हमारे यहाँ कार का भी अपग्रेडेशन होता रहेगा। जी।